नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मॉडर्न पीरियड के बारे में। मॉडर्न पीरियड में बताने के लिए काफ़ी कुछ है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन ये जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा मॉडर्न पीरियड। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियड का टाइम एज क्या है। ये जैसे ही 1901 में क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है तब से ये स्टार्ट माना जाता है मॉडर्न पीरियड। लेकिन ये कब ख़त्म होता है इसके बारे में भी अलग अलग वो हैं स्कॉलर्स की राय। कुछ इसे 1945 मानते हैं, कुछ 50 मानते हैं, कुछ 65 तक भी मानते हैं। लेकिन इस बारे इसमें जो इसका पीरियड होगा कब ख़त्म होगा इस बारे में कोई क्वेश्चन आएगा नहीं इससे रिलेटेड। तो हम इसे लगभग जब ये 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है तब से इसे एंड मान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बता दिया है कब से स्टार्ट हुआ, जैसे ही क्वीन विक्टोरिया की डेथ होती है तो ये मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इससे पहले हमारा विक्टोरियन पीरियड चल रहा था। जो हमारा मॉडर्न पीरियड है इसमें हम दो उनमें पीरियड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एडवर्ड पीरियड और जॉर्जियन। ये सक्सेसर हैं दोनों क्वीन विक्टोरिया के। इन्होंने रूल किया 1901 से 10 तक, तो तब तक की लिटरेचर को हम एडवर्डियन लिटरेचर बोल देते हैं, और उसके बाद को 1910 से 1936 को जॉर्जियन पीरियड। ठीक है, अब बात करते हैं इस टाइम में क्या क्या हो रहा था मॉडर्न पीरियड में, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं प्रमुख। तो ये जो हमारा मॉडर्न पीरियड है इसकी खासियत बात क्या है कि ये दो जो इवेंट हुई थी इस टाइम मॉडर्न पीरियड की, जैसे कि वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और जो 1930 की जो वो था ग्रेट डिप्रेशन, उससे काफ़ी ये प्रभावित था। इसके अलावा इस टाइम में जो साइंटिफिक इन्वेंशन हो रही थी उसके कारण भी जो लिटरेचर था उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जैसे कि इस टाइम साइंस फिक्शन का नाम का जो जॉनर होता है वो स्टार्ट हो चुका था। उसका परफेक्ट एग्जांपल है जो H.G. वेल्स थे, उन्होंने लिखी थी टाइम मशीन। इसके अलावा भी साइंस फिक्शन में उन्होंने बहुत सारा वर्क किया है। तो ये जो एज मानी जाती है ये एक्सपेरिमेंटेशन के लिए फेमस है, यानी कि इसमें हम जो ये मॉडर्न एज है हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसे कुछ सीमाओं में बांध सकते हैं। इसमें जितने भी ऑथर थे, जितने भी वो पोइट थे, वो सब अपने हिसाब से खुद अपनी उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लिटरेचर में, और उसी के हिसाब से वर्क लिख रहे थे। माने कि सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, सब अपने हिसाब से लिख रहे थे, और इसमें जो वेरिएशन है बहुत ज़्यादा था इसी कारण से। तो इस कारण से डिफरेंट जोनर थे जो आज से पहले नहीं थे, वो स्टाइल थे, ट्रेंड्स थे, वो निकल के आए। जैसे कि क्राइम फिक्शन एक ये बिल्कुल नया जोनर था। इसमें अगाथा क्रिस्टी नाम की एक जो वो हैं फीमेल ऑथर हैं, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे, जैसे अनएक्सपेक्टेड गेस्ट जिसमें बॉलीवुड में फिल्म भी बनी है एक धुंध, और इसके अलावा देयर वर नन, इस पर भी बॉलीवुड में फिल्म बनी है गुमनाम। यानी कि जो क्राइम फिक्शन होता है, जो नॉवेल्स होते हैं क्राइम के बारे में, सस्पेंस के बारे में, वो ऐसे भी लिटरेचर लिखा जाने लगा था। जैसे कि जो शेरलॉक होम्स कैरेक्टर है वो इसी टाइम पीरियड की देन है। इसके अलावा साइंस फिक्शन मैंने आपको बताया। इसके अलावा इसमें डिफरेंट ट्रेंड्स भी निकल के आ गए थे, जैसे कि इमेजिज्म, सिम्बोलिज्म, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का तो उसमें पीरियड में बहुत ही ज़्यादा रोल है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस बोलते हैं कि जब हम किसी लिटरेचर वर्क को पढ़ते हैं तो उसमें बाहर की दुनिया के बारे में होता है, लेकिन जो मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, जब उसके अंदर मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके अंदर की दुनिया कैसी है, उसके बारे में भी जब ऑथर बताता है तो उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस कहते हैं। इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है वो मिसेस डैलोवी नाम का एक वर्क है वर्जीनिया वुल्फ का, वो इसका ज़बरदस्त एग्जाम्पल है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का। यानी कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके मन में क्या द्वंद्व चल रहा है, उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो सब भी हमें पता लगता रहता है कि बाहर की दुनिया क्या है, और जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके अंदर की दुनिया में क्या उथल पुथल मची हुई है। इन सब का कारण ये था कि इस टाइम जो वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उससे बहुत सारे जो सोल्जर्स थे वो मेंटल पेशेंट बनकर निकल रहे थे। तो उनके बारे में भी ये जो लिटरेचर पर प्रभाव पड़ा उसके कारण भी पड़ा, क्योंकि जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है इसमें एक ऐसा कैरेक्टर था जो वर्ल्ड वॉर से आया था और उसके दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। कोई बीमारी का नाम है मुझे याद नहीं, सिकल सा क्या सेल कुछ ऐसा ही नाम करके था उसका। फ्री वर्स का भी ट्रेंड बढ़ गया था, यानी कि राइम भी नहीं होगी और कोई मीटर भी नहीं होगा, यानी कि जिस तरह मन करो उस तरह लिखो। और इस टाइम हमें दूसरा जो हमारे इसमें जो हमारा एग्ज़ाम है उसके से रिलेटेड एक और चेंज आ गया कि इस टाइम नोबेल प्राइज़ मिलने शुरू हो गए। यानी कि लिटरेचर में अब हमें यह भी याद करना पड़ेगा कि किस किस ऑथर को किस टाइम कब नोबेल प्राइज़ मिला, ये भी आ जाता है। जैसे गाल्सवर्दी दिखाया हुआ है कि उन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, वो उन्हें 1932 में मिला था। इस तरीके से हम देखते हैं इस पूरी एज के बारे में क्या क्या चेंज हो रहे थे। एक्सपेरिमेंट बहुत हो रहा था, नए नए जोनर्स निकल के आ रहे थे, ट्रेंड्स बहुत सारे अलग अलग चल रहे थे, इसमें अलग अलग टाइप के पोइट्स थे, वॉर पोइट्स थे। अब देखते हैं इस पूरे पीरियड के कौन कौन से मेजर ऑथर्स थे, कौन कौन से पोइट्स थे, उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए और उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क्स थे। मॉडर्न पीरियड के पोइट और एसेइस्ट में सबसे पहले नाम आता है W.B. यीस्ट का।
इन्हें 1923 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये आयरलैंड के रहने वाले थे। इनके जो फेमस प्लेज हैं वो है कैंडिडा पिग्मेलिया। इसके अलावा सेलिंग टू बाइजेंटियम इनकी एक बहुत फेमस पोएम है। ये बाइजेंटियम कॉन्स्टेंटिनोपल का ही पुराना नाम है। ठीक है जी, इसमें इसके बारे में बताया गया है बाइजेंटियम जब ये ग्रीक टाइम में होता था। द सेकंड कमिंग, ये जीसस क्राइस्ट के बारे में एक पोएम है इनकी। द सेकंड कमिंग का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट दोबारा जन्म लेंगे, दोबारा आएंगे मानवता को सुधारने के लिए। लीडा एंड द स्वान, ये इनका क्लासिकल जो ये ग्रीक मैथोलॉजी थी उससे इंस्पायर वर्क है। इसमें जो लीडा नाम की लड़की होती है और जो ज्यूज होता है वो स्वान बन के आता है, और इन दोनों से ही बाद में एक लड़की का जन्म होता है जो बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, जिसका नाम होता है हेलेना, और इसी के लिए बाद में ट्रोजन वॉर लड़ा जाता है। द कैट एंड द मून, और ये ईस्टर, ये जैसे कि ये आयरलैंड के रहने वाले थे, तो उस टाइम आयरलैंड में इंग्लैंड के विरुद्ध एक क्रांति हुई थी, उसमें ईस्टर में उसके बारे में दिखाया गया है। आगे आते हैं हमारे मॉडर्न पीरियड के सबसे महान पोएट टी.एस. एलियट। ये ना सिर्फ मॉडर्न इरा के बल्कि पूरी इंग्लिश लिटरेचर के महान कवियों में से, पोएट्स में से एक हैं। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1948 में। ये अमेरिका के इनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन बाद में आकर ये इंग्लैंड में बस गए थे। और ये जो इनकी पोएम है द वेस्ट लैंड, ये इंग्लिश लिटरेचर की ग्रेटेस्ट पोएम्स में से एक है। इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले इसका पब्लिकेशन डेट है 1922 में ये पब्लिश हुई थी। स्पिरिचुअल इसकी थीम है, और इसके बारे में क्वेश्चन आता है इसमें, जो लास्ट वाली इसकी लाइनें होती है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड है। ये भी क्वेश्चन इसका पीजीटी वगैरह में 2-3 बार आया है। 5 पार्ट्स में डिवाइड है, और लास्ट वाले पार्ट में इसमें एक लास्ट में आती है कोटेशन दा दा दा, ये 3 बार आता है। इसका मतलब है शांति शांति शांति। ये वरहदारण्यक जो उपनिषद है हमारा उसमें से ली गई है ये लाइन। ये जो वेस्टलैंड है इन्होंने एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी। ठीक है जी। अब ये आता है इनका अगला लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफोर्क। इसमें इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज किया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सेक्सुअल एलिमेंट भी काफी था, तो काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था इस वर्क को। एक इनका ये फेमस ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल। एक आर्क बिशप थे, उनका मर्डर हो गया था, उसी के बारे में ड्रामा लिखा हुआ है। द कॉकटेल पार्टी भी इनका एक ड्रामा है। इसके अलावा इन्होंने एसेज भी लिखे, उसमें मेटाफिजिकल पोएट इनका फेमस एसे है। इसी मेटाफिजिकल पोएट में इन्होंने एक टर्म यूज की है डी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, यानी कि जो सेंसिबिलिटी है उससे डी एसोसिएट हो जाना, यानी अपने वर्क्स में उससे सेंसिबिलिटी से डी एसोसिएट होकर लिखना, और इसका उल्टा हो जाता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये टर्म इन्होंने की थी डी एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिस एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, और उसका उल्टा हो जाता है यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। हेमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये भी इनका मोस्ट फेमस वर्क है, जो शेक्सपियर का वो ड्रामा है जो हेमलेट, उसी के बारे में उन्होंने लिखा है, और इसमें इन्होंने एक टर्म का यूज किया है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि जो हेमलेट था वो एक आर्टिस्टिक फेलियर था, क्योंकि जो हेमलेट था उसमें ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का यूज नहीं किया गया। यानी कि जैसे कोई हॉरर सीन, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जैसे कोई हॉरर सीन चल रहा है तो उसके पीछे जो आसपास का जो दृश्य होता है, जो सीन होते हैं, वो भी हॉरर होने चाहिए, ताकि एक पूरा जो सीन है हॉरर का सीन क्रिएट हो सके। अगर कहीं पर कोई कॉमेडी का सीन है तो इस हिसाब से चारों तरफ का माहौल भी कॉमेडी वाला ही होना चाहिए, जिससे कि उसे जो सीन चल रहा है उसे वो मिल सके, कोरिलेशन हो सके उसके आसपास के ऑब्जेक्ट्स का उसके साथ। इस हिसाब से उन्होंने बताया था कि हेमलेट इसकी वजह से एक आर्टिस्टिक फेलियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, टीजीटी में आया हुआ भी है कि जो किसने कहा था कि ये जो हेमलेट है ये आर्टिस्टिक फेलियर है, ये इन्होंने कहा था अपने सीएसए में, टीएस एलियट ने। और इसमें इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो हेमलेट है ये लिटरेचर की मोनालिसा है, यानी कि देखने में तो काफ़ी अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग है मोनालिसा की पेंटिंग की तरह, लेकिन जो आर्ट है, आर्ट के बेस पे ये फेल है। एक इनका एक और ऐसे है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ये इनके मोस्ट फेमस वर्क हैं, सबके सब के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उन्हें याद रखना। जी.बी. शो, ये भी एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे, आयरलैंड के रहने वाले थे ये।
और इन्हें ये दुनिया के पहले आदमी है जिन्हें नोबेल प्राइज़ और अकेडमिक अवार्ड, जिन्हें हम वो बोलते हैं ऑस्कर अवार्ड्स, वो मिले थे 1925 में। इन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे। कैंडिडा इनका बहुत फेमस ड्रामा है। पिग्मेलियन, पिग्मेलियन एक ग्रीक मैथोलॉजी का कैरेक्टर है, उसके ऊपर लिखा हुआ ड्रामा है। मैन एंड सुपरमैन, इसमें थोड़ी रोमांटिक थीम है। और ये आर्म्स एंड द मैन, इनके जो ड्रामा होते थे वो ज़्यादातर कॉमेडीज होती थी, और ये इनके फेमस ड्रामाज हैं, 4-5 इन्हें याद रखना। इसके अलावा आते हैं मॉडर्न एरा की बहुत बड़ी फिगर जॉन गाल्सवर्दी। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में। इन्होंने प्लेज और नॉवेल्स के क्षेत्र में बहुत काम किया है। और इन्होंने जो प्लेज लिखे वो उनके प्लेज प्रॉब्लम प्लेज होते थे, यानी कि समाज में जो बुराइयां चल रही है, जैसे कैपिटलिज्म की समस्या है या जस्टिस की समस्या है या सोशल जस्टिस है, उन सब के बारे में लिखा करते थे। इनका जो फेमस नोवेल है वो है द फोर साइड सागा। ये बहुत सारे नोवेल्स की एक सीरीज है। इसके अलावा इनका फेमस वर्क है, नोवेल है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये बहुत फेमस प्लेज भी हैं। स्ट्राइफ, इसमें इन्होंने कैपिटलिज्म और जो लेबर क्लास है उसका कन्फ्लिक्ट दिखाया है। ये लॉयल्टीज इनका एक और बहुत मान प्ले है, और जस्टिस। आगे हमारी आती है मॉडर्न पीरियड की एक फेमस फीमेल नॉवेलिस्ट। इन्होंने अपने नॉवेल्स में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का बहुत अच्छे से यूज़ किया है, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है मिसेस डैलोवी। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन 1925 में इनका पब्लिश हुआ था नॉवेल। जैकब्स रूम, ये भी इनका एक बहुत फेमस नॉवेल है। टू द लाइट हाउस भी एक इनका बहुत फेमस वर्क है। और ये अ रूम ऑफ वंस ओन, ये इनका एस्से है। एक एस्से का इनका जो लेक्चर्स थे उनका कलेक्शन है। इसमें इन्होंने फेमिनिज्म के बारे में लिखा है कि महिलाओं को भी सोसाइटी में जगह चाहिए, उन्हें भी प्लेस चाहिए, उनके बारे में फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे हुए लेक्चर्स हैं इनके, ये वर्जीनिया वुल्फ के, अ रूम ऑफ वंस ओन। इसके बाद आते हैं हमारे महान नॉवलिस्ट मॉडर्न पीरियड के D.H. लॉरेंस। इन्हें अपने टाइम में काफ़ी प्रतिबंध झेलने पड़े थे। जो इनके जो नॉवेल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा है, और इनके बहुत सारे नॉवेल बैन भी हो गए इरोटिक होने के कारण, और उनमें जो दिखाया गया था, जो दर्शाया गया था, उस टाइम की सोसाइटी से काफ़ी अलग था। इसमें इनका एक नॉवल है सन्स एंड लवर्स। इस टाइम सिगमंड फ्रॉइड की जो ओडिपस कॉम्प्लेक्स वाली थियोरी थी, ईडिपस कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी, वो आ गई थी, और वो ईडिपस कॉम्प्लेक्स वाली थ्योरी यहाँ पर इसमें सन्स एंड लवर्स में झलकती है। इसी कारण से इसे प्रतिबंध भी झेलना पड़ा था। ऐसे ही इनका दूसरा एक वर्ड है, ये नॉवल है लेडी चैटरलेज लवर। इसमें भी इसी तरह की चीज़ें दिखाई गई है। कैंगरू इनका ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक वो है, इसमें ऑस्ट्रेलियन थीम दिखाई गई है, ऑस्ट्रेलिया के सब्जेक्ट मैटर है इसमें। कैंगरू इनका ये नोवेल है। द रेनबो को भी इस टाइम काफ़ी प्रतिबंध झेलना पड़ा था, क्योंकि इसमें होमोसेक्सुअलिटी के बारे में है, लेस्बियंस के बारे में। और ये जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में तो ये प्रतिबंध हो गया था, लेकिन उस टाइम जो अमेरिका था उसमें ये सब चीज़ें चल रही थी, तो अमेरिका में ये पब्लिश हुआ था। द रेनबो वर्क वहाँ पर चला था। और वुमेन इन लव एंड द रेनबो में आपस में ही मिलती जुलती, दोनों नॉवेल्स में आपस में मिलती जुलती कहानियाँ हैं। द वाइट पीकॉक इनका एक दूसरा नॉवल है। इसमें मिसमैच्ड जो मैरिज है उसके बारे में दिखाया गया है, मतलब लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और दूसरे हमारे इंपॉर्टेंट हैं मॉडर्न पीरियड के, वो नॉवलिस्ट और पोएट, इनमें है W.H. ओडेन। इनका एक इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स, ये एलजी लिखी है, ये इनकी W.H. ओडेन की एक एलजी है। सिल्ड ऑफ अखिलीज, ये इनकी एक पोएम है, बहुत फेमस पोएम है W.H. ओडेन की, सिल्ड ऑफ अखिलीज। अखिलीज वही जो ट्रोजन वॉर में लड़ा था वॉरियर, उसकी जो सिल्ड थी उसके बारे में, अखिलीज की सिल्ड के बारे में ये पोएम है। एल्डस हक्सले, इनका एक फेमस, बहुत फेमस ये एक नोवेल है, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। इससे आपको कुछ शेक्सपियर से भी रिलेटेड याद आ रहा होगा। ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये नोवेल है। E.M. फॉस्टर, इन्होंने कॉमनवेल्थ लिटरेचर के लिए काफ़ी काम किया है, और इनका फेमस नोवेल है अ पैसेज टू इंडिया। इसके बाद आते हैं हमारे जेम्स जॉयस। इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को काफ़ी फेमस किया था, और इनका ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस पे आधारित इनका एक नोवेल है यूलिसिस। ये यूलिसिस वही है, इसे उससे कंफ्यूज मत करना, टेनिसन की जो पोएम थी वो यूलिसिस, ये यूलिसिस यहाँ पर नोवेल है। और इस ये यूलिसिस क्या है, ये ओडिसस को ही, उसमें जो होमर्स की ओडिसी थी, उसका हीरो था ओडिसस, उसका ही रोमन वर्जन है यूलिसिस। तो इस तरीके से हमारा मॉडर्न पीरियड खत्म होता है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा इसके बाद वो आएगा पोस्ट मॉडर्न पीरियड, उसे देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय हिंद।